हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है गाइस आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। तो गाइस जल्दी से सभी लोग आ जाइए और मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर गाइस। तो आज का जो सेशन है गाइस हम लोग करने वाले हैं वो कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के जो पेपर सेकंड में कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज आप लोग जल्दी से आ जाइए और मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ गाइज। तो आप सभी का स्वागत है गाइज, जल्दी से सब लोग आइए गाइज, ठीक है ना? तो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मेरा नाम योगेश शर्मा। क्वालिफिकेशन में गाइज मैंने बीएससी आईटी, एमसीए एंड ऑरिकल सर्टिफिकेशन किया हुआ है। 8 से ज़्यादा सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है गाइज और मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि एक पर्टिकुलर हाई लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप क्या प्लानिंग और क्या स्ट्रेटजी आप बना सकते हो जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको हेल्प करेगी। क्योंकि गाइस मैंने खुद भी कई सारे एग्जाम निकाले हुए हैं जिससे मुझे आइडिया है कि क्या प्लानिंग आपके लिए बेस्ट हो सकती है। और गाइस मैंने खुद कई सारे एग्जाम निकालने के बाद में अच्छे से अपना सीखा कि और मैं उससे आपको गाइड कर सकता हूँ कि किस तरीके से आप एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए। और ये जो लिंक आप देख रहे हो ये लिंक बेसिकली क्या है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप मुझे क्या कर सकते हैं गाइस, फॉलो जरूर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये लिंक आपका है जिससे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। चलिए गाइज मैं जल्दी से अपना टाइम टेबल आपको एग्जैक्टली दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज मेरा जो टाइम टेबल है वो देख लीजिए। मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास क्या होती है, रेगुलर क्लासेस होती हैं जिसमें 10 बजे, 3 बजे और 9 बजे के सेशन होते हैं। और संडे सैटरडे को मेरे स्पेशल रीजनिंग के सेशन होते हैं। तो गाइज आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे आपको मेरा टाइम टेबल प्रॉपर्ली पता रहेगा। तो चलिए गाइज, अनअकैडमी आपके लिए बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। आपके लिए अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, जिससे आप अपनी स्टडी को प्रॉपर्ली कर पाएंगे गाइज। ठीक है, तो गाइज देखिए, यहाँ पर हम लोग जो लॉन्च किए हुए हैं अभी एक परफेक्टली एक लेटेस्ट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जैसे आपने नाम सुना होगा प्लस प्लेटफॉर्म। तो प्लस का एडवांस वर्जन है आपका आइकॉनिक। ठीक है, उसका नाम क्या, आइकॉनिक है। जिसके अंदर आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर्स, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड इंटरव्यू सेशंस आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और पर्टिकुलर अपने एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पर एग्जैक्टली कंपेयर भी कर सकते हो चीज़ों को और क्या प्रॉफिट है इस चीज़ से। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से आप क्या कर सकते हो गाइज, एग्जैक्टली आपको असेसमेंट और एनालिसिस मिलेगा। रिड्यूस रोड ब्लॉक्स, जो स्टडी में आपकी बाधाएं आती है उनको दूर करेंगे, जिससे क्लियर रोड मैप मिल पाएगा। और जो गाइज आपका कोर सब्जेक्ट है वो आप परफेक्टली सीख पाओगे, उस पर कमांड कर पाओगे किस तरीके से हम उस एग्जाम को पर्टिकुलर सब्जेक्ट को निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें गाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना, इनकी गाइडेंस के बिना हम लोग प्रॉपर्ली चीजें नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्टडी में जो प्रॉब्लम आती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कंपेयर करेंगे गाइस तो प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको देखो केवल ये 4 चीजें मिलती थी, जबकि आइकॉनिक प्लेटफॉर्म में ये प्लस चीजें आपकी एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं, जो आप समझ सकते हो कि आपके लिए बेहतर क्या चीज है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड आपके ऊपर है करता है भाई कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो आप उसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज इसके लिए पर्टिकुलर 25% का आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। और अगर गाइज आप मेरा कोड यूज करते हो तो इसके बाद भी आपको 10% स्पेशल डिस्काउंट भी गाइज जरूर मिलेगा। तो मेरा कोड यूज करेंगे YSS10। ओके, तो देखिए गाइज यहाँ पर जब अनअकैडमी लर्निंग ऐप जब इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद गाइज, उसके बाद यहाँ पर आपको दो स्विच मिलते हैं आपके, एक प्लस के लिए और एक आपका आइकॉनिक के लिए। तो अगर आइकॉनिक सेलेक्ट करते हो तो वो ग्रीन होगा, अदरवाइज आपका प्लस ग्रीन होगा। तो ये प्राइजेज जो अभी दिख रही हैं आपके आइकॉनिक की दिख रही हैं, बट आपको ये पे नहीं करना, आप मेरा कोड यूज करेंगे, आप अप्लाई करके देखेंगे, हैव अ रेफरल कोड YSS10, और इससे गाइज आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अप्लाई करके देखते हैं गाइज। तो देखिए कोड आपका अप्लाई हो चुका है और प्राइजेस आपकी क्या हो चुकी है, लेस हो चुकी है, 10% कम हो चुके हैं। ओके गाइज, चलिए अब हम लोग प्लस की बात करेंगे। तो प्लस में आपके सामने ये जो मल्टीपल प्राइजेस आपको दिख रहे हैं गाइज, बट आपको ये पे नहीं करना, आप मेरा कोड यूज करेंगे। यहाँ पर भी आप अप्लाई करके देखिए YSS10 और नेक्स्ट करते ही देखेंगे आपके 10% लेस हो चुके हैं गाइज। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए और आगे चलते हैं। अनअकैडमी आपके लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है और आपके लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो अभी करेंटली अनअकैडमी क्या कर रहा है, एक कॉम्बैट प्रेजेंट कर रहा है। तो वो आपका कॉम्बैट 31 जनवरी को 11 बजे से परफॉर्म होना है। तो 4 नाइटली कंपटीशन है एनटी यूजीसी नेट के लिए, जिससे क्या होगा, असेस योर एनटी यूजीसी नेट प्रिपरेशन फॉर पेपर फर्स्ट इन 60 मिनट्स। ठीक है ना, और बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस आपके उस कॉम्बैट में प्रेजेंट होंगे और लाइव टेस्ट आपको परफॉर्म करना है, बेस्ट के साथ में compete करना है।
और देखिए गाइस, आपको लेटर बोर्ड मिलेगा जिससे आपको पर्टिकुलर रैंक पता चलेगी और उस रैंक के बिहाफ पर आपके सामने देखिए अपने मल्टीपल प्राइजेस आपके सामने प्रेजेंट हैं। और वीक एरियाज के लिए आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जिससे आपको जो वीक एरिया उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो गाइस। ओके, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और ये पर्टिकुलर पासकोड है जिससे आप इस कॉम्बैट को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो आइए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कंप्यूटर साइंस के जो पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपको सीखने में कॉन्सेप्ट को। ओके, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो जल्दी से गाइज आप लोग बताते रहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आने वाला है। तो एक बार गाइज पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको समझिए और आंसर देने की कोशिश करें गाइज। ऑल द बेस्ट। तो गाइज सबसे पहले मैं बात करूं कि ये जो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसका मतलब समझ जाइए, उससे आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अपने को बताने कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो वो एग्जैक्टली आप देख लीजिए, आपके सामने सारी चीजें प्रेजेंट कर दी हैं और किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो आप मुझे बता सकते हो। क्लियर। तो पहला कह रहा है कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग इज प्रिफरेबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैविंग हाई फेलियर रेट्स, हैविंग पुअर डिजाइन एंड और हैविंग पुअर कोड स्ट्रक्चर्स। अब सोचो यहाँ पर कंडीशन क्या प्रेजेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो आप बता सकते हो। और दूसरा कह रहा है सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकवरिंग इट्स डिजाइन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो सोचो यहाँ पर री इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या है और रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहे हैं या फॉल्स लग रहे हैं या कैसा लग रहा है, वो अपने को यहाँ पर गाइस बताना है। तो एक बार चेक करके बताइए गाइस, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पर देखो, ओके, तो सभी लोग रेगुलरिटी से आंसर दीजिए गाइस। तो देखो, री इंजीनियरिंग इज अ प्रीफरेबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैविंग हाई फेलियर रेट्स, हैविंग पुअर डिजाइन एंड और हैविंग पुअर कोड। इसका मतलब क्या है, री इंजीनियरिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके उस सॉफ्टवेयर में कुछ कमी हो सकती है, कुछ पुअर डिजाइन हो सकती है, उसका कोड स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। तो री इंजीनियर क्यों करते हैं उसको, हो सकता है हम उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से बनाने के केस में उसको यूज कर सकते हैं। और रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, रिक्वायरमेंट करी थी, देन हमने डिजाइन किया था, देन एनालिसिस करी थी, कोडिंग स्ट्रक्चर, अब हम उसको रिवर्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू। क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है देखो, री इंजीनियरिंग इज द रिकॉग्नाइजिंग, है ना, रीऑर्गेनाइजिंग एंड मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मेक देम मोर मेंटेनेबल, जिसको और अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डिजाइन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ इट्स कोड। इट बिल्ड्स एंड प्रोग्राम डेटाबेस एंड जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों कंसेप्ट आपके परफेक्ट हैं। री इंजीनियरिंग हम तभी करते हैं कि जब आपके पुराने सॉफ्टवेयर में कुछ कमी होती है जिसको हम सुधारने के केस में करते हैं। और रिवर्स री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें अपने डिजाइन पता करनी है, अपने को रिक्वायरमेंट एनालिसिस पता करनी है, जब सॉफ्टवेयर बन चुका है उसके बाद हम उसकी चीजों को पता करते हैं, दैट इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम से आप जान सकते हो। ये था पहला क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज दिस गाइस, तो इसके बारे में बताइए। देखिए ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर अपने को एग्जैक्टली exactly बताना है कि आपका यहाँ पर इक्विवेलेंट क्या हो सकता है। तो ये दे रखा है, ए डैश बोल दो या बार बोल दो, बात आपकी एक ही है। ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। अब देखो इसका अपने को सिंपलीफिकेशन बताना है कि किस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए कई सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, कई सारे कॉन्सेप्ट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखो एक तो हम सिंपली कर सकते हैं, है ना, इसको छोटा करते जाएं, है ना, फॉर्मूला लगा के, रूल्स लगा के, लॉ लगा के। और एक होता है कॉर्नो मैप, तो के मैप आपका बेस्ट ऑप्शन है, अच्छे से और इजीली आप इसको कर सकते हो। तो के मैप से हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। देखो गाइस, के मैप बना लेते हैं एक बार जल्दी से हम लोग। और देखिए के मैप जब बनाते हो क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप कितने लेके चलोगे ब्लॉक, केवल 4 ब्लॉक लेके चलेंगे। तो एक साइड में ए और एक साइड में बी है, तो यहाँ पर ए बार रहने वाला है, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी बार एंड यहाँ पर आपका बी। तो सबसे पहला फंक्शन क्या रहेगा, ए बार डॉट बी। तो ए बार यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, दैट मीन्स हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं। और इस केस में बात करें तो ए डॉट बी बार, तो ए डॉट बी बार आपका यहाँ पर आ गया और एक जगह ए डॉट बी, तो ए यहाँ से और बी यहाँ से, दैट मीन्स आप देखो ये वाला।
तो अब इसके केस में जब हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग में सबसे पहला एक तो कौन सा बना सकते हो आप पेयरिंग करेंगे तो गाइज, जब पेयरिंग करेंगे तो इस केस में एक पेयर तो आप ये बना सकते हो, और एक पेयर कौन सा बन सकता है आपका, ये वाला बन सकता है, क्योंकि पेयर हमेशा ऐसे और ऐसे ही बन सकते हैं, डायगनली बनते नहीं है आपके। तो इस वाले केस में आप देखेंगे तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज ए, और इसका जो रिजल्ट आने वाला दैट इज बी। तो फाइनली जो फंक्शन आपका प्रेजेंट हो जाता है, आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए ऑप्शन, दैट इज ए प्लस बी गाइस। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर अक्सरली पूछे जाते हैं। क्लियर? तो एक बार जल्दी से गाइस आप लोग सेशन को शेयर कर लीजिए, जैसे और भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं, और सेशन गाइस आपका बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव बन जाए गाइस। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आते रहिए गाइस। तो चलिए गाइस मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो ये देखो आपका एक पर्टिकुलर यूएमएल एक लैंग्वेज होती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, तो उसके क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं, वहां से भी कई बार क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाता है। तो एक बार पढ़िए, आपका लिस्ट वन दे रखा है, लिस्ट टू दे रखा है, आपस में मैच करना है कौन सा किस केस में आपका सही हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से गाइस आप लोग मेरे को बताइए। वेरी गुड गाइस, जल्दी जल्दी बताते रहे गाइस, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा चेक करें, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही बन सकता है। वेरी गुड। और गाइस सेशन को शेयर जरूर करें, जैसे कई सारे लोगों तक पहुंच पाए, और जो लोग कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प कर पाए गाइस। ठीक है ना? तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली गाइस, तो आप लोग करते रहिए एग्जैक्टली, और बताइए इसका आंसर क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले जो आपका जो सबसे इजी पॉइंट होता है उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करिए। तो सोचो एक बार, स्टेट डायग्राम, एक जगह यूज केस डायग्राम, एक तरह का क्लास डायग्राम, और एक तरह एक्टिविटी डायग्राम। तो अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग क्या बन सकता है, सोचिए एक बार। देखो हम लोग करते हैं, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, क्या क्या लिखा हुआ, डिस्क्राइब्स हाउ द एक्सटर्नल एंटिटीज पीपल और डिवाइसेस कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो ये वाली जो चीज होती है, जो एंटिटीज दर्शाई जाती हैं, देन वो क्या होता है, आपका स्टेट डायग्राम होता है। क्या होता है, स्टेट डायग्राम, ये कंप्लीट है। तो ए का आंसर आपका क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट। तो ए का आंसर फर्स्ट देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब ये तो आंसर आपका होगा नहीं। आप नेगेशन कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूज केस डायग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज टू डिस्क्राइब द स्टैटिक एंड स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अ सिस्टम, है ना। आगे लिखा हुआ है कि यूज टू शो द फ्लो ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, है ना, द स्टेप ऑफ द यूज केस एंड द लॉजिक ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिहेवियर। तो ये पर्टिकुलर जो चीज आपकी बन जाती है, ये किस केस में आपकी निकल सकती है, तो आप बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यूज केस का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर ही तो बताता है वो, है नहीं बताता, ये आपका गलत हो जाता। अब देखो क्लास डायग्राम की अगर बात करें, तो सी का केस क्या बन सकता है आपका, देखो यूज टू शो द फ्लो ऑफ द बिजनेस एंड बिहेवियर। तो आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा, जो क्लास क्या बताता है, एंटिटी और उनके फंक्शंस को परफॉर्म कराता है। तो इस केस में आंसर क्या बन सकता है, सी के केस में आंसर क्या बनेगा आपका, थर्ड। तो सी के केस में थर्ड की अगर बात करें, तो देखो यहाँ पर थर्ड नहीं है, तो ये कट गया, और एक ये वाला नहीं है, तो ये भी कटा। अब इन दोनों में से आपका बचा हुआ है। तो अब एक और अगर अपने को पता चल जाए, तो एग्जैक्टली आप आंसर यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, चलो अब एक और देख लेते हैं हम लोग कि और क्या बन सकता है। एक्टिविटी डायग्राम का मतलब क्या है भाई, ये बताता है यूज टू डिस्क्राइब द स्टैटिक एंड स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ डेटा, उसका फंक्शनलिटी क्या प्रेजेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। तो जो डी वाला फंक्शन है वो किसके लिए आ जाता है, आपका सेकंड ऑप्शन के लिए। और इसमें से डी वाला कौन सा सेकंड है, देखो डी यहाँ पर भी सेकंड आ रहा है, और डी आपका यहाँ पर भी। तो आई थिंक ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, आई थिंक फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड ये। तो चलिए यहाँ पर गाइज आपका कोई सा भी आंसर मान लो, एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शंस गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, आपका आंसर जो भी है आप देख लेते हैं, आपका आंसर सी प्रेजेंट हो रहा है। तो एक ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड कर देते हैं, यहाँ पर हम थर्ड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आंसर आपका कौन सा बन जा रहा है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आपके ये चीजें आपके बिल्कुल सेम दे रखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज आप बता सकते हो यूज केस डायग्राम क्या बताएगा अपना, डायनेमिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा। तो बी का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, फोर बता सकते। तो ये बेसिकली आपका एक यूएमएल लैंग्वेज होती है, उसका एक स्ट्रक्चर आपका डायग्राम दे रखा है, आपकी एक लिस्ट दे रखी है, जिसकी यहाँ पर आप चीजों को अच्छे से समझ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस आपके समझ में आ गई होंगी, और कहीं ना कहीं जब मैं आपको यूएमएल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, देन मैं आपको हर ऑब्जेक्ट हर एंटिटी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से पर्टिकुलर आप यहाँ पे चीजें बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाटा स्क्रबिंग क्या होता है।
तो ये एक पर्टिकुलर केस दे रखा है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या एग्जैक्टली आंसर बन सकता है इस 4th नंबर क्वेश्चन का? गाइस एक बार जल्दी से आप लोग देख के बताइए आंसर क्या प्रेजेंट होने वाला है। डाटा स्क्रबिंग क्या होता है? स्क्रबिंग क्या होता है? ये आपने सुना होगा टर्म पहले कभी, तो उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अ प्रोसेस टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ डेटा आफ्टर इट इज मूव्ड इनटू अ डेटा वेयरहाउस। डाटा वेयरहाउस में एंट्री होने के बाद की बात कर रहा है, आफ्टर की बात कर रहा है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है? बिफोर की बात कर रहा है। A process to upgrade the quantity of data before it is moved into the data warehouse. Next, a process to lead the data in warehouse and to create the necessary indexes, है ना? और आगे क्या कह रहा है यहाँ पर? अ प्रोसेस टू रिजेक्ट, यहाँ पर लीड कर रहा है, यहाँ पर रिजेक्ट। तो एक बार आप बताइए आंसर आपका क्या प्रेजेंट हो सकता है? ओके गाइज, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग बताते रहिए, बहुत अच्छी बात है। और गाइज आप लोग जुड़े रहिए गाइज, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे और भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ प्रेजेंट हो पाए और सेशन का रेस्पॉन्स अच्छा हो जाए। ठीक है गाइज, तो चलिए, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, आप लोग आंसर देते रहिए गाइज, बहुत अच्छे। और चलिए गाइज इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर दैट इज आपका बी। तो बी बेसिकली क्या होता है? डाटा स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है? कि क्लीजिंग करना, मतलब क्लीनिंग करने के सेंस में होता है कि जो वहां पर आप देखते हो डाटा वेयरहाउस में डेटा को एंट्री देने से पहले जो हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, दैट इज डाटा स्क्रबिंग। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। कह रहा है कि डाटा स्क्रबिंग ऑल्सो कॉल्ड डाटा क्लीजिंग, है ना, इसको क्लीजिंग के नाम से बोलते हैं, ये भी प्रोसेस वही है। इज अ प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग और रिमूविंग डेटा, मतलब चेंज करना उसमें कुछ आपका कह सकते हैं तो रिमूव करना इन डेटाबेस दैट इज इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड और डुप्लीकेट। तो अगर डेटाबेस में कुछ इनकंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, इनकरेक्टनेस आपकी और इनकम्प्लीटनेस होती है, देन उसको सही करते हैं पहले। तो ये सही कब करते हैं? डेटा वेयरहाउस में एंट्री देने से पहले हम इन चीजों को सही करते हैं। दैट टेक्निक ऑफ इज नोन एज डाटा स्क्रबिंग। ठीक है, द सिस्टम शुड ऑफर एन आर्किटेक्चर दैट कैन क्लींस डेटा, record quality events and measure oblique control qualified data in the data warehouse। तो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एक टेक्निक होती है, हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है, इसमें कुछ खराब डेटा भी होता है, इनकम्प्लीट डेटा होता है। तो जब हम डेटा वेयरहाउस में डेटा डालते हैं तो वो डेटा आपका क्या होना चाहिए? एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो एंट्री देने से पहले जो हम डेटा के साथ करते हैं वो टेक्निक क्या कहलाती है? आपकी स्क्रबिंग के नाम से हम जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगेगा और बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली समझ सकते हो कि स्क्रबिंग का मतलब क्या होता है, कि डाटा वेयरहाउस के अंदर डेटा पहुंचाने से पहले जो हम डेटा की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा स्क्रबिंग के नाम। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज डर्टी बिट? तो डर्टी बिट इज यूज्ड टू शो द डैश। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या होता है डर्टी बिट। क्या दिखाता है? पेज विद लो फ्रीक्वेंसी अकरेंस। लो फ्रीक्वेंसी अकरेंस का मतलब क्या है? कि उसकी आने की फ्रीक्वेंसी आपकी कम है, या उसकी कहने का मतलब मिलने की फ्रीक्वेंसी कम है। नेक्स्ट कह रहा है एक बार रॉन्ग पेज। अगला कह रहा है पेज विद करप्ट डेटा। और एक कह रहा है कि पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी के अंदर लोड होने के बाद जो पेज आपका मॉडिफाई हुआ है वो डर्टी बिट है आपका। तो सोचिए गाइस, आपने ये अपना नाम सुना होगा जब भी आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपने कैश मेमोरी के चैप्टर्स पढ़े होंगे, उस केस में डर्टी बिट आपने जरूर सुना होगा। तो सोचिए गाइस इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या बन सकता है। वेरी गुड गाइस, आप लोग बताते रहिए रेगुलरिटी से। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है गाइस, वेरी गुड गाइस। क्या आंसर आने वाला है? जल्दी जल्दी बताते रहे गाइस आप लोग, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर ओके, बहुत सही। आप लोग गाइस शेयर भी करते रहिए जिससे और भी लोग प्रेजेंट हो। और कंप्यूटर साइंस का स्मार्ट सेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 5वां कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए गाइस इसके लिए जो आंसर आने वाला है दैट इज डी ऑप्शन। ये बेसिकली क्या कहता है कि पेज डर्टी बिट इज यूज्ड टू शो द पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैश मेमोरी। इसके लिए देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन के साथ में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेके आया हूं, क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है? और डर्टी बिट और मॉडिफाइड बिट, है ना, नाम में भी चेंज है। डर्टी बिट या फिर मॉडिफाइड बिट इज अ बिट दैट इज एसोसिएटेड विद अ ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर मेमोरी and indicates whether or not the corresponding block of memory has been modified। तो ये जो डर्टी बिट हमें बताती है कि वो पर्टिकुलर चीजें मॉडिफाई हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, ये हमें कौन बताता है? आपका डर्टी बिट के थ्रू पता चलता है। द डर्टी बिट is set when the processor writes to,
यानी मॉडिफाई दिस मेमोरी। यानी कहने का मतलब कैश मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ उसमें अगर प्रोसेसर कुछ राइट कर दे तो दैट में डेटा चेंज हुआ है, और जिसमें डेटा चेंज हुआ है तो उसकी बिट क्या बन जाती है आपकी, डर्टी बिट, या उसको मॉडिफाइड बिट के नाम से जाना जाता है। ये एक्चुअली कैश मेमोरी का फंडा होता है। तो कैश मेमोरी में जब आपने पढ़ा होगा सेट एसोसिएटिव मेमोरी होती है आपकी, कई सारी मैपिंग्स होती हैं आपकी, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, ये चीजें आपकी यूज होती हैं। तो आई थिंक गाइज ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन। तो इसके बारे में आपको बताना है आंसर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, आप बताएं एक बार गाइज, वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि इफ अ फाइल कंसिस्टिंग 50,000 कैरेक्टर्स, तो एक कोई फाइल है जिसके अंदर आपके 50,000 क्या दे रखे हैं, कैरेक्टर दे रखे हैं, टेक्स 40 सेकेंड्स टू सेंड, और इनको सेंड करने में आपको कितना लगता है, 40 सेकेंड्स लग जाती है। तो आपको बताने की द डाटा रेट कितनी है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बिट रेट बतानी है, मतलब डेटा रेट बताना है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या प्रेजेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू गाइज। तो एक बार बताइए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन गाइज कई बार इजी होते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो यही क्वेश्चन क्या बन जाते हैं, टफ बन जाते हैं, और वहां पर अपने क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन गाइज गलत नहीं करना है। मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का प्रॉपर लॉजिक बता दूंगा कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, तो जल्दी से एक बार आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर क्या प्रेजेंट हो सकता है 6वें क्वेश्चन का, एक बार जल्दी से बताएं गाइज। वेरी गुड गाइज। ओके, तो बताते रहिए गाइज आप लोग रेगुलरिटी से। वेरी गुड। हो पाया। हो गया। देखो, इसमें क्या करा है, आपको ये पता होना चाहिए कि 50,000 करेक्टर्स है, तो 1 करेक्टर जो होता है वो आपका 1 बाइट के इक्वल होता है। दैट मीन्स इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 8 बिट्स बोल सकते हैं। क्या, 8 बिट्स। तो अब एक करेक्टर में कितना होता है, 8 बिट होते हैं, तो 50,000 करेक्टर में कितना हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि 50,000 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा अपना, 4 लाख बन जाएगा। क्लियर। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करा कि इतने बिट्स बन गए अभी ये, और इतने बिट्स वो क्या कर रही है, 40 सेकंड में क्या कर रहे हैं आपका, वो डिवाइड कर रहे हैं। तो ये यूनिट बनेगी बिट्स पर सेकंड, इससे जब काट दोगे तो ये बेसिकली कितना बन जाता है आपका, 10,000 ये बन जाता है। तो 10,000 बन रहे हैं ना यहाँ पर। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर 10,000 बिट्स बन रहे हैं, 10,000 बिट, है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बिट्स पर सेकंड। तो अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 1,000 बिट्स कर सकते हैं, और 1,000 बिट्स इक्विवेलेंट कितना होता है आपका, 1 KB के इक्वल होता है, इस तरीके से। तो आंसर आपका क्या प्रेजेंट हो रहा है, 10 kbps इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट गाइज एक बात ध्यान रखिए, यहीं पर अगर एक और ऑप्शन होता कि 10 kbps, तो उस केस में ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि बी जो अगर स्मॉल भी होगा दैट इज डिनोटेड बाय बिट्स, और जो कैपिटल भी होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पर, बाइट होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बन जाएगा अपना, 10 kbps, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डिटेल यहाँ पर दे रखी है। तो 50,000 कैरेक्टर्स टेक्स 40 सेकेंड, तो 50,000 इंटू 8 करेंगे, तो यहाँ पर 40 सेकंड में बात हो रही है। तो यानी ऐसा क्यों कर रखा है, क्योंकि एक करेक्टर आपका 8 बिट लेता है। तो वही कैलकुलेशन मैंने परफॉर्म करी है, आंसर क्या बन जाएगा अपना, 10 kbps। आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के किस तरीके से हमने इस स्मार्ट क्वेश्चन को परफॉर्म कर लिया। एक बार बताइएगा इस मैसेज करके कि चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं। अच्छे क्वेश्चन है, और आपके हाई लेवल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं, और इनसे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी गाइस। ठीक है। मतलब देखो, ये को अब जरूरी ये नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने करा सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए, नहीं। क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड भी हो सकता है, क्वेश्चन आपको बस लॉजिक पता होना चीजों का कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एसक्यूएल की क्वेरी दे रखी है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। तो आपने को ये बताना है कि ये पर्टिकुलर एक क्वेरी है, तो इसका आउटपुट क्या होना है। ऑप्शंस आपके सामने ये दे रखे हैं, तो एक बार बताइए आंसर क्या प्रेजेंट होगा। वेरी गुड गाइस, आप लोग बताते रहिए मुझे। सोचो गाइस, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आने वाला है। मैं मल्टीपल क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा गाइस, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। वेरी गुड गाइस। और जो भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना, वो गाइज
एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है हमारा, वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट। इसको गाइज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर आपको अपकमिंग सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स आपको मिल सकती हैं गाइज, है ना। वहां पर हम लोग अपलोड करते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले गाइज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, आपने बताया नहीं अभी तक, ABCD में से क्या ऑप्शन प्रेजेंट होगा। वेरी गुड। तो ये क्या कह रहा है, देखो सेलेक्ट स्टूडेंट नेम। पहली चीज स्टूडेंट नेम आना है कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। वेयर, वेयर क्लॉज लगा हुआ है, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, एक सब क्वेरी लगी है, सेलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मैथ मार्क्स इक्वल्स टू 100। यानी ये कहना चाह रहा है कि जहां पर मैथ के मार्क्स 100 हैं, उस क्लास नेम का नाम बताओ पहले तो, है ना। तो उस क्लास का नाम पता होगा, और उसके सारे के सारे स्टूडेंट हमें पता होने हैं। तो देखो ये क्या करेगा, द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ स्टूडेंट विद 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो वो बताओ 100 मार्क्स अगर मैथमेटिक्स में है तो क्या वो दिखा देगा, वो बताओ नहीं। यहाँ पर हमें क्लास नेम पहले वो पता करनी है, क्लास नेम कि जिनके अंदर मैथ्स के नंबर 100 है। यानी वो क्लास, वो सभी क्लासेस जिसके मैथ्स में नंबर 100 हैं, उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स हमें शो होने चाहिए। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन। तो ये क्या कह रहा है, देखो हमें द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस हैविंग 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो ये अंडर वाली जो क्वेरी थी, वो हमें क्या बता रही है, सपोज करो कि यहाँ पर आपकी क्लास फर्स्ट है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो सेलेक्ट क्लास नेम, तो इसके मान लो कि क्लास नेम होंगी, मान लो A B C और D, है ना। तो यहाँ पर कुछ आपके मैथ्स के नंबर दे रखे हैं, जिसके मान लो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 98 है, यहाँ पर आपको 99 है, यहाँ पर मान लो 100 है। तो अब देखो A क्लास में मैथ के नंबर 100 आए हैं, और D क्लास में मैथ के नंबर 100 हैं। तो इस क्लास की जो बात आएगी वो A और D प्रेजेंट हो रही है, तो उसी के आपके A और D के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके यहाँ पर दिख जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है एग्जैक्टली, आप बता सकते हो आंसर क्या प्रेजेंट होगा। द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस हैविंग 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जिसने सभी क्लासेस के अंदर 100 नंबर पाए हैं, उन सभी के स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, सी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर सब क्वेरी को, तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले वो इस वाली क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, नहीं, जो आपके ब्रैकेट में जो सब क्वेरी होती है पहले उसको परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद हम लोग आउटर क्वेरी को परफॉर्म करते हैं, इनर टू आउटर। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे हम लोग। हाँ, ये अगला क्वेश्चन प्रेजेंट हो गया है। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर एक और आपका एसक्यूएल की क्वेरी दे रखी है, तो इसको भी अपने को परफॉर्म करना है। तो गाइस बताइए जल्दी से क्या आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको समझना ध्यान से। सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर रोल नंबर, सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वेयर सेमेस्टर 1 मार्क्स इक्वल्स टू सेमेस्टर 2 मार्क्स। यानी यहाँ पर कंडीशन क्या कह रहा है, यहाँ पर बस ये कहना चाह रहा है कि भाई हमें सब क्वेरी पहले परफॉर्म करनी है, हमें रोल नंबर मिलेंगे यहाँ से ही। तो यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं, हमें बताना है कि भाई स्टूडेंट मार्क्स की जो टेबल है उसमें से रोल नंबर पता करने हैं, वो रोल नंबर कि जिनके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मार्क्स कैसे हैं, इक्वल है। तो इसके लिए सोचिए आंसर क्या प्रेजेंट हो सकता है अकॉर्डिंगली, बताइए जल्दी से मुझे। वैसे तो क्वेरी में साफ साफ दिख रहा है, हमें पहले तो वो रोल नंबर बताओ कि जिसमें मार्क्स सेमेस्टर फर्स्ट के सेकंड के बराबर हैं, और वो जो रोल नंबर आएंगे तो वो रोल नंबर से आपके स्टूडेंट के नेम पता चलेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, इट गिव्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट हुज मार्क्स इन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आर सेम। अगला कह रहा है कि इट गिव्स ऑल द नेम्स एंड रोल नंबर्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 1 आर सेम। तो हमें तो केवल नेम पता चलेगा, रोल नंबर नहीं आना, गलत हो गया। इट गिव्स द name of all the students whose marks in semester 1 and semester 2 are same। यहाँ पर फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड में क्या डिफरेंस है ये सोचो। कह रहा है इट गिव्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट, केवल एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट आएंगे जिनके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में नाम मार्क्स सेम आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इट गिव्स द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स whose marks in semester 1 and semester 2 are same। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन। तो आप इसका आंसर क्या बता सकते हो, सी परफेक्टली बता सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ गाइज ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसी एसक्यूएल क्वेरी के क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग जरूर सॉल्व करके जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। ये आपका एक डेटाबेस का क्वेश्चन आ गया एक और।
और नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है और आपको बताना क्या एग्जैक्टली कैंडिडेट की आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है भाई, ए इम्प्लाइज बी, और एडी से आप पता कर रहे हो सी को, बी से पता कर रहे हैं हम लोग एफ को, और ए से पता कर रहे हैं किससे, ई। तो अपने को बताना है कि यहाँ पर कैंडिडेट की क्या बन सकती है, ए या ए सी या ए डी। तो इसके लिए गाइज आप कैसे करोगे, आपने देखा होगा कि क्लोजर्स प्रॉपर्टी निकालते हो, एक बार जस्ट आप लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या प्रेजेंट होगा। वेरी गुड गाइज, करते रहिए गाइज, और आप सेशन को शेयर भी करिए जिससे और भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हो पाए और सेशन को और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बना सके गाइज। ऑल द बेस्ट गाइज, जल्दी जल्दी करिए गाइज, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। चेक करो गाइस, मैंने आपको क्लोजर्स आपको मैं बताया था, ऐसे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको करवाए हैं। तो ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो गाइस, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले ए का चेक करना पड़ेगा भाई, तीनों ही चेक करने पड़े, पता नहीं किससे आंसर आए। कैंडिडेट की गाइस वो होती है जिससे हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। ए का क्लोजर निकाल के चेक करो, ए का क्लोजर चेक किया, तो ए से देखो हम ए को तो पता कर ही सकते हैं, और ए से हम बी को भी पता कर सकते हैं, चलो, और बी से हम लोग इस एफ को पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए से ई भी पता चल रहा है, चलो ई भी पता चल गया, और देखो यहाँ पे ए डी है, ए डी से हमें सी पता चलेगा, हमारे पास डी तो है ही नहीं यहाँ पर अभी, बताओ तो क्या हम निकाल पा रहे हैं यहाँ से, नहीं, मतलब ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ए सी को चेक करते हैं, ए और सी। तो ए से देखो ए सी है तो ए सी तो पता चलेगा ही चलेगा, और ए है तो ए से बी पता चलेगा, और बी से पता चलेगा आपका एफ, और ए से पता चलेगा ई। यहाँ पर देखो डी प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब आंसर ये भी गलत। एडी चेक करते हैं, एडी। तो एक बात बताओ, हमने यहाँ पर ए अकेले से क्या निकाला था, हमने निकाला था ए बी एफ और ई निकाल दिया था, ए बी एफ ई। तो अब देखो यहाँ पर और क्या कंडीशन है, ए डी निकाल सकते तो भैया डी भी प्रेजेंट हो गया। अब देखो ए बी सी कहाँ है, तो देखो सी के केस में अब ए डी पता है हमें, तो ए डी से हम लोग सी भी पता कर सकते हैं, तो आंसर आपका देखो आ गया। तो यही तो पता करना था, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ। तो ए डी आपका एक ऐसा केस बन गया कैंडिडेट की जिसके थ्रू हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहे हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ऑप्शन, दैट इज एडी। तो एडी का यूज करके एडी के क्लोजर हमने निकाल के देखा, क्लोजर प्रॉपर्टी आपने, मैं आपको पिछली क्वेश्चंस के अंदर या पिछले जो आपके सेशंस मैंने आपको कराए थे, वहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि किस तरीके से हम लोग क्लोजर्स निकालते हैं। और गाइस, जब मैं डिटेल में डेटाबेस का क्वेश्चन चैप्टर लेके आऊंगा, डेटाबेस के सेशन हम लोग यूनिट करेंगे, तो उसमें डीपली मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनका एग्जैक्टली रूल क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन प्रेजेंट हो चुका है गाइस, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आपका देखिए, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा केस है, तो इसके बारे में एक बार बताइए। यहाँ पर अपने को मैचिंग करनी है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपकी कौन कौन सी आपकी जो डिपेंडेंसीज होती है उनको हम रिमूव करते हैं। तो बताइए गाइज एक बार क्या आंसर होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व करें। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, वेरी गुड गाइज, आप लोग बताते रहिए, बहुत सही। बताइए गाइज जल्दी ऐसे क्या आंसर आने वाले हैं। तो गाइज जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ तो रहे गाइज, जल्दी से आप लोग मैसेज भी कर दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ रहे हैं गाइज। और ये ऐसे क्वेश्चंस की मैं आपके सामने हमेशा प्रैक्टिस कराता रहूंगा गाइज। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस में आपको कराऊंगा जिससे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होगी। तो सोचिए गाइज यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन के आ रहा है, बताओ। देखो यहाँ पर मैंने बताया ऐसी जो मैचिंग्स होती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आप क्या क्या करो, जो सबसे इजी होता है वो बताया करो। तो सबसे इजी जो होता है दैट इज, आप बोला जाए कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमेशा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होती है आपकी क्या, तो देखो आपके क्यू के सामने वन आना चाहिए, तो क्यू के सामने वन आ रहा है, केवल इन दोनों में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। अब इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर अगर चेक करें तो क्यू के सामने वन वन है और आर के सामने है टू टू। तो आर के सामने टू टू का मतलब क्या है कि फोर नॉर्मल फॉर्म होता है जिसके अंदर आपका क्या होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आपकी एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते हैं। और जो पांचवा केस हो जाता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बताओ। पांचवा केस होता है इसके फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बस एक बचा हुआ है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म, नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बन गया, आपका कुछ इस तरीके।
तो अब मैच कर लो आंसर क्या प्रेजेंट हो रहा है, तो यानी फर्स्ट वाले के लिए आपका थर्ड आ रहा है, तो फर्स्ट वाले के लिए थर्ड, दैट आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ए आंसर आपका एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको जो कई बार पूछा जाता है कि कौन से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज उनको हम लोग रिमूव करते हैं, तो ये गाइज आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज और इन सब चीज़ों की जानकारी एग्जैक्टली होनी चाहिए, तभी हम लोग प्रॉपर्ली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो होता है उसके अंदर आपका एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है आपका पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और फोर्थ के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, और फिफ्थ के अंदर आपका क्या होता है जॉइंट डिपेंडेंसी वहां पर रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज 11th नंबर। यहाँ पर देखो फिर से क्या क्या रखा है, व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एसी प्लस अंडर दिस सेट। तो यहाँ पर अपने एसी का क्लोजर सेट बताना है, तो आंसर फाइनली क्या निकल के आएगा वो आप बता दीजिए, आंसर क्या आने वाला है। वेरी गुड गाइज। ये एक्चुअली यहाँ 4 नहीं है, ये आपका ए लिखा हुआ है ना, ए। तो आपका लिखा हुआ है ए इम्प्लाई बी, एंड बी सी से क्या निकल के आ रहा है बी और ई निकल रहा है, और ए ई एफ इससे क्या निकल रहा है, ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी हैं। हमें निकालना है ए सी का क्लोजर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर होना चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे अभी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने को ट्राई करके देखना है। तो बताइए एग्जैक्टली क्या आंसर प्रेजेंट होगा, बढ़िया से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, क्या आंसर आने वाला है। ए, एसी का क्लोजर अपने को निकालना है। वेरी गुड गाइस। तो देखो एसी जो होता है, अब एसी जो हमें दिख रहा है भाई, ए से ए तो पहचान ही सकते हो ना, दैट मींस अब ए और सी की बात कर डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को गाइस। तो ए और सी तो हमें आइडेंटिफाई हो ही जाएगा कम से कम। तो अब ए प्रेजेंट है, तो ए से हमें क्या पता चलेगा बी, और बी सी से क्या पता चल जाएगा बी ई, है ना, बी सी से क्या पता चल रहा है आपका बी ई। तो मतलब हमें यहाँ पर एक ई और पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए ई एफ, ए ई एफ उससे जी पता चलेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है, बताओ, और कुछ पता चल सकता है। चेक करो एसी का क्लोजर क्या प्रेजेंट होगा। ओके, एक मिनट रुको, यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी। मिस्टेक बेसिकली ये हुआ, ये बी और बी यहाँ पर दो बार नहीं आएगा, ये डी प्रेजेंट है यहाँ पर आपका, ये है आपका डी। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एग्जैक्टली डी है आपका। तो ये आपका बनेगा डी, तो डी के बेस में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बी सी जो प्रेजेंट हो रखा है, और बी सी से हमें डी ई पता चलेगा, डी ई। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि बी इधर भी हो बी इधर भी हो, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डी प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर क्या बना, ए सी बी ई डी। तो देखो ए सी बी ई डी किस में है? ये भी है, इसमें एफ नहीं आ रहा, ए सी बी डी, हाँ ये आपका आंसर क्या बनेगा, डी आंसर आपका एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा। तो गाइज पता चला आपको, आइडेंटिफाई हुआ कि किस तरीके से हम लोग आपके क्लोजर्स निकालते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो क्लोजर्स की प्रॉपर्टी होती है, रूल्स होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर कैंडिडेट की को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसको क्वेश्चन को करिए, ये कह रहा है कि m की वैल्यू दे रखी है 313 बेस 4, n की वैल्यू 322 बेस 4, और अपने को क्या बताना है m प्लस n निकालना है, आपका फोर्थ बेस का केस। तो देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक बार सोचो इसके बारे में, आप क्या आंसर निकाल सकते हो एग्जैक्टली आप बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है गाइज आपका, अच्छे से बताइए, सोचिए क्या आंसर आएगा इसका, कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले m को क्या करोगे, फिर आप n का क्या करोगे, देन उस केस में आप बताइए। अब देखो यहाँ पर केस क्या होता है, देखो ऐसा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होता है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि 313 दे रखा है बेस 4 इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या कर सकते हैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और केस करेंगे कि जो n की वैल्यू दे रखी है 322, और इसको भी हम फोर्थ बेस से क्या कर लेंगे, इसको 10th बेस में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाद में जो आउटपुट आएगा इनको हम लोग जोड़ लेंगे। जब हम जोड़ देंगे उसके बाद हम लोग फिर से क्या करेंगे, उसको फोर्थ बेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू होती है, जब डेसिमल संख्या राइट साइड में होती है, तो लेफ्ट में जो बेस दे रखा है उसकी पावर की सीरीज का मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
तो 4 है तो 4 की पावर किसी 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 चौका 16 और 16 तिया 48। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, इन सब चीजों को आप प्लस कर दोगे। तो ये कितना हुआ 8 और 4 12 और 3 15। ठीक है, और 4 और 1 5, ये कितना हुआ 55। इतना समझ गए। ऐसे आप इसको निकालो। तो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 3 का बेस यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर एंड 2 यहाँ पर। तो इसको चेक किया तो ये 2, देन इसको चेक किया 4 जुड़ा 8, और ये बचेगा 48। तो अब इनको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा अपना बताओ, 8 8 16 17 18, है ना, 18, और आपका ये 5, तो ये कितना बना 58 बन गया। कितना बन गया 58 बन गया। अब देखो ये वैल्यू आ गई 55 और ये वैल्यू कितनी है 58 है, तो दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर 58 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा अपना 3 यहाँ पर बनेगा, है ना, 8 और 5 13 ये बन जाएगा, और 5 और 5 10 और 1 11 113 बन गया। अब आपका क्या बना, इसको इसको जब जोड़ दिया तो 113 डेसिमल बेस बन गया। तो 113 अब फाइनली डेसिमल आ चुका है। अब जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर m प्लस n मांग रहा है वो, तो हमने m की वैल्यू जो आ रही है n की वैल्यू दोनों को ऐड कर दिया, और फाइनली इसको हम लोग क्या करें फोर्थ बेस में कन्वर्ट कर देंगे। अब फोर्थ बेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 113 होता है, इसमें मॉड निकालते हैं हम लोग, रिमाइंडर्स है ना। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 दूना 8, 9 10 11 33 हो गया, 28 हो गया, 32, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। फिर 4 से डिवाइड करोगे, जैसे बाइनरी में करते तो 2 से डिवाइड करते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर आपका 0। फिर 4 से किया, 4 एकम 4, रिमाइंडर बचेगा 3। अब तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, जब हम डिवाइड नहीं कर सकते तो यहीं से आप एरो घुमाना चालू कर दीजिए, यही आपका आंसर बन जाएगा। तो 1301, और आपका बेस क्या रहेगा। तो देखिए आंसर क्या प्रेजेंट हो गया आपका यहाँ पर, डी आंसर आप एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो ये गाइज आपके कन्वर्जन्स के क्वेश्चन होते हैं, और किसी भी बेस में वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट आपको क्या वो चीज एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ये उसके तरीके पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या रूल अप्लाई करते हैं जिससे हम पर्टिकुलर बेस से दूसरे वाले बेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। और जो भी ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इन वैल्यूज का, डिवाइड होता तो डिवाइड करते, जैसे दे रखा होता उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर प्रेजेंट हो रहा है, तो आंसर यहाँ पर आ चुका है, दैट इज डी ऑप्शन। और तरीका गाइज मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा और समझ में आया होगा गाइज। ठीक है, वेरी गुड। तो क्लियर हुआ कि नहीं, ये 12 क्वेश्चन हम लोगों ने परफॉर्म किए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखिए ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अपने को क्या बताना है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, अपने को बूलियन प्रोडक्ट बताना है ए एंड बी का। तो आप चार आपके क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, बताइए इनका इसका जब आप बूलियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उस केस में आंसर आपका क्या निकलेगा। तो इसके गाइस कुछ रूल होते हैं, तो कैसे कर पाओगे एक बार जस्ट आप लोग ट्राई करिए, देन आप बताइए क्या आंसर निकल के आ पाएगा। वेरी गुड गाइस, बताते रहिए मुझे आप, बहुत अच्छे। ओके, और गाइज आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहिए, जिससे और भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएं और सेशन और ज्यादा रेस्पॉन्सिव बन पाएगा इस प्लीज, ठीक है ना। तो जल्दी से सब लोग क्या करेंगे, सेशन को आप शेयर करेंगे। तो गाइज ओके, टाइम लग रहा है, चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहला रूल क्या होता है, जब हम अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर पहला वाला मैट्रिक्स ए, दूसरा वाला बी, तो जितने यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपके कॉलम दे रखे हैं, उतने यहाँ पर क्या होने चाहिए, रो होने चाहिए। जितने कॉलम उतने रो होने चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम कितने आपके देखो, एक दो तीन कॉलम है, तो तीन आपकी यहाँ पर क्या होना चाहिए, रो, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब करेंगे कैसे तो वो समझना। तो देखो यहाँ पर करना क्या है कि जब हम इस वाले कॉलम की बात करेंगे तो पहले हम इसका करेंगे, फिर इस कॉलम की सेकंड कॉलम की तो उसका सेकंड नंबर, और फिर थर्ड कॉलम उनका ये, देन हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो समझना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार। देखो यहाँ पर करते कैसे हैं, पहले हम इस कॉलम की बात करें, कॉलम नंबर फर्स्ट की। तो अब देखो इसको उठाएंगे पहले हम, ठीक है। देखो यहाँ पर करते क्या है कि 1 0 1 0, पहला वाला कॉलम लिख लिया। अब देखो यहाँ पर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सभी का सबका करेंगे 1 से, ठीक है। अब अब इसी कॉलम को फिर से उठाएंगे
और हम किससे करेंगे अब, जीरो से करेंगे। किससे करेंगे, जीरो से। और यहाँ पर अब ऑपरेशन कौन सा आएगा आपका, और ऑपरेशन यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो फिर से करो, 1 0 1 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते चले जाएंगे और आप इसका अच्छे से बता सकते हो। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर अब सेकंड कॉलम लेंगे, ये सेकंड कॉलम इसके लिए, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं आएगा यहाँ पर, मैं एक बार मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये चीज और ये चीज नहीं आनी चाहिए। सेकंड कॉलम की बात करेंगे हम लोग। तो अब देखो गाइस, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग वन। अब सेकंड कॉलम की बात, 1 1 1, तो 1 1 1 एंड 0। और यहाँ पर सेकंड संख्या कौन सी है, जीरो। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.0.0.0, फिर प्लस। अब करेंगे क्या, तीसरा कॉलम उठाएंगे, 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, और फिर इसका हम तीसरे वाले का वन लेंगे, तो 1.1.1.1। तो ये आपका एक केस बन के आ गया। ऐसे हम इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए करेंगे, और सभी के लिए यही केस अपने को अप्लाई कर देना है। तो अब देखो सेकंड केस हम लोग करके देखते हैं। अब समझो, अब पहला केस है 1 0 1 0 1 0 1 0, और इसमें क्या है, पहला आपका जीरो है देखो। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरीके से 0 0 परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, तो अगले केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेकेंड कॉलम देन 1 1 प्लस। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं आपके। तो यहाँ पर देखो 1 1 1 और 0, और यहाँ पर सेकंड संख्या आप कौन सी आपकी, 1। तो देखो 1.1.1.1.1, फिर से प्लस करो। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो संख्या हो रही है, इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो कर रहे हैं अगले के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस ऑपरेशन। अगला तीसरा कॉलम का 0 0 0 0 1, तो 0 0 0 एंड 1, और यहाँ पर क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जीरो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब कर पाओगे गाइस। ऐसे ही आप यहाँ पर भी करो अगले केस में। यहाँ पर क्या होगा, देखो फिर से हम करेंगे क्या, 1 0 1 0। अब यहाँ पर क्या देखो, जीरो है, तो यहाँ पर 0.0.0.0, फिर प्लस। प्रॉपर जो एग्जैक्टली तरीका का इसमें वो बता रहा हूँ। सेकंड कॉलम सेकंड नंबर, तो देखो सेकंड कॉलम क्या, 1 1 1 और जीरो है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1.1.1.1। नेक्स्ट प्लस करो। फिर अब देखो अगला कॉलम क्या है, 0 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, और यहाँ पर क्या है, 1 बचा हुआ है, तो .1.1.1.1, तो ये आपका तीसरा पेयर बन गया। चौथा पेयर यहाँ लिख देते हैं। तो चौथा पेयर में बात करेंगे, तो पहला वाला जो केस है, तो 1 0 1 0, और यहाँ पर इस बार जीरो दे रखा है, तो .0 का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एंड ऑपरेशन, फिर प्लस किया। तो किस तरीके से करें वो तरीका आपको बता रहा हूँ गाइस मैं ना। अब सेकंड कॉलम सेकंड जीरो, तो सेकंड कॉलम में 1 1 1 और जीरो, और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो है, तो सभी के अंदर आपका जीरो से मल्टीप्लाई, देन प्लस। और प्लस करेंगे, लास्ट आपका क्या है, किस तरह का, 0 0 0 1, और .1 है आपका, यहाँ पर 1 हो गया, तो 1.1.1.1, ये आपका पूरा केस बन के आएगा। अब देखो करना क्या है, आपको एंड और तो पता ही है। अब एंड के केस में क्या होता है, जैसे ए और बी की बात करें, और ए डॉट बी, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो यहाँ पर क्या होता है, 1 यहाँ पर, बाकी जगह पर जीरो। और अगर ए प्लस बी की अगर बात करते हैं, ए प्लस बी होता, तो यहाँ पर जीरो और 1 1 1 आपका बन जाता। तो एक बात सोचो यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं देखो ये आपका 1 बनेगा, जिस पर 1 बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो ये आपका क्या देखो 1 बनेगा, ये रहेगा जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, जीरो, यहाँ पर क्या देखो आपका जीरो, यहाँ पर देखो ये वाला 1 बनेगा, और बाकी जितने भी दे रखे, एक ये वाला 1 बनेगा। तो सोचो, जब यहाँ पर 1, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, दैट मीन जब जोड़ोगे तो आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पर आपका, ये फाइनल आउटपुट आपका यहाँ पर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये वाला केस आपका पहला केस 1 आएगा, ये इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, 1। इसका देखो ये भी जीरो आएगा, 1 0, देखो क्या 1 0 0 है कि नहीं है, ऐसे 1 0 0 1 0 0, तो यहाँ पर आपका जीरो आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो आप करोगे तो 1.1 1 है, बाकी कोई भी जीरो हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही आने वाला है। ऐसे ही आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से मैचअप करते चले जाएंगे, तो फाइनली जो आपका आउटपुट है, अब मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आप इसको मैचअप कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए, तो इसके मैं फाइनली आपको मैं आउटपुट बता देता हूँ। तो फाइनली देखो ए आंसर प्रेजेंट होगा, और जो मैंने टेबल आपकी बनाई थी वो टेबल ए वाली है, और इसमें देखो जो पेयर बन रहे हैं आपके, कुछ ये आपका पेयर इस तरीके से, ये 4 पेयर निकल के
तो कहीं ना कहीं गाइज ये क्वेश्चन आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट अच्छे से हम लोग बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं। ये इजी होते हैं क्वेश्चन, बट थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, टाइम लग जाता है इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एग्जैक्टली मैंने वैल्यू आपको बता रखी है। तो करते क्या है, देखो ये वाला कॉलम होगा तो पहले इसका करेंगे, फिर दूसरा कॉलम इसका करेंगे, तीसरा कॉलम इसका करेंगे, और फिर नेक्स्ट आपकी प्रोसेस जैसे चलता रहेगा। तो समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो ये आपका एक बढ़िया क्वेश्चन है, और बूलियन प्रोडक्ट को निकालने का जो तरीका होता है वो एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब देखो ये के मैप दे रखा है, और इस के मैप के अकॉर्डिंग अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन आपका डिराइव हो सकता है फ्रॉम दिस के मैप। एक बार जस्ट आप ट्राई करें और आंसर क्या प्रेजेंट होगा आप मुझे जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड गाइज, आप लोग जुड़े रहिए और बताते रहिए आंसर क्या आने वाला है। बहुत अच्छे, चेक करो गाइज क्या आंसर आएगा इसका। वेरी गुड, आराम से बता सकते हो, इसमें तो कुछ अपने को करना भी नहीं है, डायरेक्टली आप के मैप दे रखा है, इसके अंदर फर्स्ट अपने को पेयरिंग करनी है और आंसर बताना है। तो जल्दी से बताए ए बी सी डी में से आंसर क्या हो जाएगा? ओके, बी। अच्छा, सभी लोग बताए गाइस, एक बार सेशन को रेस्पॉन्स दें सब लोग प्रॉपर्ली, आप शेयर भी करें जिससे रेस्पॉन्सिव सेशन बन पाए गाइस। तो जल्दी से करते रहिए गाइस, अच्छे क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, आपको मजा आ रहा है गाइस, वेरी गुड गाइस। तो सोचो यहाँ पर ए बी दे रखा है, यहाँ पर सी डी दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपने को पेयरिंग करनी है। तो देखो एक सबसे केस क्या है, हम बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा पेयर जो अपने पास निकल के आ रहा है दैट इज पेयर, एक तो ये वाला पेयर निकल के आ रहा है। तो इस पेयर के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या बनेगा? अब सोचो, इसमें अगर ऐसे अगर कर देखते हैं तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, ये सारे कट जाएंगे। अपने पास इधर से आपका आंसर आने वाला है, तो आंसर क्या प्रेजेंट होगा वो अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो सेम सेम पेयर देखते हैं, तो इस पेयर का क्या आ जाएगा? बी, तो ये आ गया। अब देखो और क्या बन सकता है बड़ा पेयर, एक पेयर गाइस हम लोग बना सकते हैं ये वाला बड़ा पेयर। अब इस बड़े पेयर में देखो ये सब कट जाएंगे, और ये कितना सी डी है, तो प्लस एक बन जाएगा अपना सी डी। अब ये वन बचा हुआ, ये किसके साथ पेयर बनेगा? इससे बड़े से बड़ा कौन सा बना सकते हैं हम लोग? तो पेयर देखो या तो दो का बनता है या तो चार का बनता है, छह का तो बनता नहीं है। तो इसको पेयर जो बनाएंगे, ये पेयर कौन सा निकलेगा आपका? इस तरीके से हम चार का पेयर यहाँ से बना सकते हैं। और इस चार के पेयर में इधर से कॉमन क्या निकल रहा है? देखो ये कॉमन निकल रहा है ए, एक तो ए आ रहा है, और इस साइड से देखो तो डी कॉमन आ रहा है, तो डी यहाँ से, और ये प्लस है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? बी प्लस, यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं, और सी प्लस ए, ये आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा। और ये कौन सा? देखो ए प्लस सी ब्रैकेट में कहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है, मल्टीप्लाई डी का हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। आंसर क्या बनेगा आपका? ए आंसर आपका बिल्कुल सही बन के आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बता पाऊँ? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, और किस तरीके से आप कॉर्नर में आपको हैंडल करते हैं, तो वो मैंने फंक्शनलिटी आपको बता दी एग्जैक्टली, और कैसे आप इसको परफॉर्म कर पाए इजीली मैंने आपको बता दिया। और आंसर आपका क्या निकल के आ गया? ए आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हैं? तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है guys, जिनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा। आप अच्छे से चीजें आप यहाँ पर परफेक्टली बता सकते हो। तो चलो गाइज एक क्वेश्चन और परफॉर्म करेंगे, और ये गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक बार आप आंसर देके मुझे बताइए, और आंसर क्या प्रेजेंट होगा एक बार जल्दी से बताएं। वेरी गुड, बताइए गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या प्रेजेंट होगा? बहुत बढ़िया, सोचो क्या आंसर। ये एक्चुअली डेटाबेस में जो पीएल एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज, उन्हीं से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू विद रेफरेंस टू व्यू इन डेटा। अब एक्चुअली व्यू होता क्या वो आपको पता होना चाहिए, आप आराम से बता दोगे आंसर। तो सोचो गाइस आंसर एग्जैक्टली क्या निकल सकता है, तो व्यू के बारे में बता देते हैं। व्यू बेसिकली क्या होता है, एक टेबल होती है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है। तो डेटाबेस में आपके टेबल तो सेव हो रखे, उस टेबल से उसका एक पार्ट जस्ट हम निकालने वाले, दैट इज नोन एज अ व्यू। तो ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट क्या, अगर पढ़ लेते हैं, अ व्यू इज स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूटेड व्हेन सर्टेन इवेंट अकर। गलत। तो ये पर्टिकुलर उस चीज को तो हम अलग बोल देते, कोई फंक्शन प्रोसीजर थोड़ी ना है आपका ये व्यू। तो व्यू तो क्या है, एक वर्चुअल टेबल होती है which occurs after executing a pre-compiled query code।
तो आपका ये दूसरा वाला केस आपका सही है, ये स्पेशल स्टोर्ड प्रोसीजर नहीं होता है। तो ये एक्चुअली जो टेबल होती है उसी का एक पार्ट होता है, जो कहीं सेव नहीं होता, उसी टेबल से निकला हुआ एक लॉजिकल टेबल होती है, या उसको वर्चुअल टेबल बोल देते हैं, जो कि कब अकर होती है कि कोई भी प्री कंपाइल्ड क्वेरी कोड जब एग्जीक्यूट होता है उसके जस्ट बाद आपका ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, बी बन जाएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बिंदास लगा होगा, अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे हैं और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है गाइज, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। तो अभी आप लोग करेंगे क्या कि जो भी आपको कोर्स परचेज करना है, सब्सक्राइब करना है प्लस प्लेटफॉर्म का या आइकॉनिक प्लेटफॉर्म का, तो उसके लिए गाइस आप मेरे इस कोड को जरूर यूज करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट गाइस जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग आज जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, जिससे आप अपने जो गोल है उसको आप अचीव कर पाए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।